तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 17 मई के लिए, राइट। तो अपनी स्टार्टिंग में एक शानदार पिक्चर थी अपने लिए। टूरिस्ट एंजॉय अ वाटर स्कूटर राइड ऑन द दाल लेक अगेंस्ट द सेटिंग सन इन श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ठीक है, अपन एक बार थोड़े से इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं। अगर अपने प्लेन्स में पूछा गया तो अपन इजिली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। तो मैं अगर आप सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन आप इसको वीडियो को रोक के सारे लेक्स जरूर देख सकते हैं एक बार, राइट। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। वुलर लेक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दाल लेक, हरिके, ठीक है, नैनीताल, तुरसुमरी, पेंगसो लेक, ठीक है। उसके बाद आपका देपोर बिल, ठीक है, लोकतक लेक। ये सब यूपी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक, पुलिकट लेक कहाँ पर है, राइट, कोड़ी कनाल, ठीक है। सस्टम कोटा अभी 2022 में पूछा। वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जाके आपका सांबार लेक, ठीक है, इंद्र सागर लेक। ये सारे के सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और सब आप एक बार वो थ्रू कर सकते हैं अपने को समझने के लिए। कूलर लेक, कुलेरू लेक, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप जरूर याद करके जाएं, तो आप प्रीलिम्स में ना इजिली आंसर आउट कर पाएंगे, भले ही आप 23, 24 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्स हमेशा ही रहेंगे, राइट। और अगर ये न्यूज में आ जाते हैं तो और अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप दाल लेक के बारे में पढ़ सकते हैं कि दाल लेक एक फ्रेश वाटर लेक है या कैसा लेक है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, ठीक है। तो यूपीसी कई बार क्या करती है, वही लेक के बारे में ये बोल देती है, अच्छा नेचुरल है आर्टिफिशियल है, ये बोल देगी कि ये लेक कहाँ पे पाया जाता है। जैसे इन्होंने बोला था सिस्टम कोट्टा, तो ये अपना लाया करता है केरला में, लेकिन इन्होंने बोल दिया था कि तमिलनाडु में आता है, तो वो क्या करते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई सा भी लेक अगर आपको पढ़ना है तो उसको आपको क्या क्या पढ़ना ध्यान चाहिए, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, लोकेशन ध्यान होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेश वाटर है या ब्रैकिश है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वो लेक के बारे में, ठीक है, वो आप जैसे आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है एनएचआरसी फ्लेक्स राइज इन चाइल्ड अब्यूज कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो आज अपन क्या करते हैं, आज अपन सोशल मीडिया का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और एनएचआरसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया का कौन सा टॉपिक, सोशल मीडिया का टॉपिक आपके कौन से सिलेबस में आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे इसे पता पड़ते रहेगा कि आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो अपन देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया, इंडिया हैज 574 बिलियन एक्टिव इंडियन यूजर्स एज ऑफ 2019। तो आप ये देखिए अपने यहाँ पे सोशल मीडिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, राइट। तो मतलब अगर इतने बड़े पॉपुलेशन में कुछ भी इम्पैक्ट आता है कोई कंटेंट का, तो कितना इफेक्ट आ सकता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट बिहाइंड चाइना। तो मतलब आप ये देखिए कि चाइना के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट कौन सा है, तो वो इंडिया है, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट बाय दिसंबर 2020 देयर विल बी अराउंड 639 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया। तो आप ये देखिए कि दिसंबर 2020 तक कितने एक्टिव यूजर्स होंगे अपने इंडिया में, ठीक है। मतलब ये तो निकल चुका है, लेकिन अब अपने यहाँ पे कितने हो चुके होंगे आप वो देखिए। मेजोरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेट यूजर्स और मोबाइल फोन इंटरनेट यूजर्स, तो मोस्टली क्या है, सब मोबाइल फोन इंटरनेट यूजर्स हैं। द ओवरऑल डाटा ट्रैफिक इन इंडिया इंक्रीज बाय 47% इन 2019 ड्रिवन बाय कंटिन्यूड 4G कंजम्पशन। जैसे ही जैसे 4G अपने आया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा लोगों के, ठीक है, साइट्स पे। 4G constituted 96% of the total data traffic consumed across the country, while 3G data traffic registered in the highest ever decline। ये तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ आपके यहाँ पे इतने एक्टिव यूजर्स हैं, अपना मार्केट इतना बड़ा है, तो आप उस चीज को बारे में थोड़ा सा अगर कोई किसी को सामने एक्सप्लेन करना है तो आप इजीली कर पाएंगे, राइट। तो अपन अब कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि चलिए सोशल मीडिया आया तो अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे सोशल मीडिया के, राइट। इससे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डेमोक्राइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे अपन डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी कितनी होती है, तो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ इंफॉर्मेशन का, मतलब सब तक अब इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच चुकी है, राइट। मतलब आपको इंफॉर्मेशन का वो कोई वो नहीं रहा कि हाँ ये लूपहोल पहले सिर्फ जैसे पहले होता था अपने कि गुरुकुल में ही इंफॉर्मेशन दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, इंफॉर्मेशन सबके पास है, ठीक है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं काफी, ठीक है। उसके बाद अपन वाइडर रीच कर पा रहे हैं, जो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज में ही कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब ये चीप और इजी हो गया है,
पहले बहुत खर्चा करना पड़ता था। पहले आपको ध्यान है कि अगर 1 GB आपको लेना होता था तो कितना रुपए आपको देने पड़ते थे, 200 या 250 समथिंग। लेकिन आप भी देखिए आज अपन 1 GB यूज कर रहे हैं कितने सस्ते में, राइट। उसके बाद क्या है, काफी जनों की हेजेमनी हो गई थी सोशल, मतलब काफी जनों की हेजेमनी थी, तो अब वो हेजेमनी धीरे धीरे खत्म हो रही है, राइट। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। जैसे अपन देखते हैं कि ट्विटर्स पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, राइट। पहले नहीं हो सकता था। लेकिन अब अपन देखते हैं कि इस सोशल मीडिया का अगर बेनिफिट्स है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे, राइट। तो अपन ये देख सकते हैं कि हेट स्पीच, रूमर्स, ये सब काफी लेवल पे बढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं फेक न्यूज, अफवाह। कोई भी किसी बात पे विश्वास कर लेता है, ठीक है। वो वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये कितना सच है कितना झूठ है। एक मैंने आपको थोड़े दिन पहले मॉब लिंचिंग कराया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि फेक न्यूज उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। ऑनलाइन ट्रोलिंग जो अब आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज कितना हो रहा है, कंटेंट कितना बन रहा है, तो कई बार ट्रोलिंग होती है लोगों की, ठीक है। उसके बाद जाके क्या होता है, वुमेन सेफ्टी एंड ऑल, ये सब काफी मेजर्स पहले भी थे, आज और इंक्रीज हो गए हैं, राइट। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपन इसके ऊपर वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पूरा पूरा आंसर लिखा दिया, मैंने आपको इसका डेटा बता दिया सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसके रीजंस बता दिए, उसके बाद मैंने आपको इसके क्या कर सकते हैं वो बता दिया, सॉरी, ठीक है। मतलब इसके रीजंस बताए, चैलेंजेस बताए, उसके बाद मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताया। मैं आपको इसकी वे फॉरवर्ड बता देता हूँ, तो आप जब भी इस मीन्स के आंसर्स को लिखेंगे तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे, राइट। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, काफी हद तक, ठीक है। उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन को फाइट कर सकते हैं विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप मिस इन्फॉर्मेशन की जगह कैसे इन्फॉर्मेशन को सही जगह प्लेस कर सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। आप रेगुलेशन ला सकते हैं, लाइक लोग मोबाइल तो यूज कर रहे हैं लेकिन कैसे यूज करना चाहिए या कहाँ से अवेयरनेस लेनी चाहिए ये आप उनको बता सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स एंड ऑल, ठीक है। कुछ लीगल मेजर्स ले सकते हैं, राइट, फेक न्यूज और ये सब को रोकने के लिए, ठीक है। लाइक जैसे इलेक्शन कमीशन लेती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। लीगल मेजर्स में आप इलेक्शन कमीशन के एग्जांपल दे सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, राइट, किसी को फेक न्यूज स्प्रेड करने से रोकती है, राइट। सो ऐसे ही अपन काफी मिनिस्टर्स को साथ में लाके एक साथ वर्क कर सकते हैं अगर अपन करना चाहें तो, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन NHRC के बारे में जान लेते हैं, अपन ने थोड़ा सोशल मीडिया के बारे में देख लिया, राइट। तो NHRC क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर मेन क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए कि NHRC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ जी एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। सो 2023 में इसके 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया किसी के 25, 30, 50 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो अपने लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो अभी करती क्या है, ये ह्यूमन राइट्स का एक वॉचडॉग है, मतलब कि किसी भी ह्यूमन राइट को अब्यूज किया जाता है तो ये वहां जाके वर्क करती है, राइट। सो अगर यूएन की डेफिनेशन देखें अपन ह्यूमन राइट्स की क्या डेफिनेशन होती है, सो दिस राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस। तो मतलब ये राइट सबको है बिना कोई भेदभाव कोई भी चीज में किए हुए, राइट। फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी कंपोजिशन बता देता हूँ। यूपीसी मोस्टली यही पूछेगा कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है या सिंगल मेंबर बॉडी है, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। 5 मेंबर्स हैं इसके फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है, और 7 डीम्ड मतलब कि पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, राइट। 5 फुल टाइम, 7 डीम्ड, ठीक है, मतलब पार्ट टाइम, ठीक है। तो जो पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है तो वो इसके चेयरमैन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, 6 मेंबर की कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है, राइट। वो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, लेकिन हाँ मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स कितने टाइम का ऑफिस होल्ड करते हैं, तो वो होल्ड करते हैं ऑफिस 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स के लिए
या 70 ईयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, राइट। और प्रेसिडेंट क्या रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को? तो प्रेसिडेंट बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को, ठीक है। तो अब इनका रिमूवल कैसे हो सकता है? इनका रिमूवल हो सकता है इन्होंने शायद मिसबिहेवियर किया हो या कोई चीज में इनकैपेसिटी हो, राइट। तो या कोई इंक्वायरी हुई हो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, तो इनको निकाला जा सकता है, राइट। अब इनकी थोड़ी सी अपन पावर्स देख लेते हैं कि इन पावर्स क्या होती है। इनके पास पावर्स होती है ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो ये सुओ मोटो डिसीजन ले सकते हैं। सुओ मोटो डिसीजन माने क्या होता है? सुओ मोटो माने कि ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं, मतलब किसी को पीआईएल फाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद जाके वहां जाके वर्क करने लग जाएंगे, राइट। ये कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर सकते हैं जो कि वायलेशन कर रहा हो ह्यूमन राइट्स का, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसकी अपन जो फंक्शन है, ये क्या रिकमेंडेटरी है या बाइंडिंग है? तो इसकी फंक्शंस मोस्टली रिकमेंडेटरी है, राइट। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश की, ठीक है। इसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ एक वॉचडॉग की तरह काम कर सकता है लेकिन बाइट नहीं कर सकता, मोस्टली ये कह सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बार बार ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी स्टेप ना हो रहे हों तो उस पर जाके एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इंडिया मूव्स क्लोजर टू गेटिंग इट्स फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू, ठीक है। सो अपन देखते हैं यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, राइट। सो dengue is a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus genus Flavirus, transmitted by several species of female mosquito with the genus Aedes principal Aedes aegypti, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डेंगू किससे स्प्रेड होता है, क्योंकि डायरेक्ट यूपीसी यही पूछ लेगा कि डेंगू इज अ टेम्परेट डिजीज। तो अगर डेंगू इज अ टेम्परेट डिजीज बोल देगा तो अपना यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है। 2013 में अपने से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया which of the following diseases can be transmitted from one person to another through tattooing? तो आपको ये पता होना चाहिए, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, राइट। चलिए, तो अपन थोड़ा सा अब डेंगू के बारे में जान लेते हैं कि अपन ने देखा कि ये वो है ट्रांसमिटेबल डिजीज है, राइट। और ये क्या, हाँ, ट्रॉपिकल डिजीज है, राइट। तो अब अपने स्टेटस देख लेते हैं कि अपने स्टेटस क्या है। तो अपने यहाँ पे पहले जो एस्टिमेट्स था वहां पे अपन 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन पर ईयर थे, लेकिन अब अपन मतलब लाइक इन्फेक्शन थे लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ 9 या 10 करोड़ लोग शो करते थे। तो आप ये देखिए कितना बड़ा हाई लेवल पे, राइट। लेकिन अब अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब अपने यहाँ वो डिक्रीज होते जा रहा है। लाइक गवर्नमेंट काफी ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे कि वो सारी चीजें डाउन होती जा रही है। और अगर आप देख रहे हैं कि वैक्सीन अगर आ जाएंगी, वैक्सीन अगर सब पहले ही लगा लेंगे तो काफी इजिली वर्क होगा, काफी सारे डेंगू के जो केसेस आते रहते हैं वो डाउन होते रहेंगे, राइट। ड्रग मेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्लिनिकल रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब आप देखिए कि लास्ट स्टेज पे ही है अपनी, ठीक है। सो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, लेकिन आप इस प्रीलिम्स की क्वेश्चन का जरूर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अपन देखते हैं एपैथी ऑफ फैमिली एंड द हाई कॉस्ट हिंडर मैटरनल हेल्थ केयर। तो अपन ये देखते हैं कि मैटरनल हेल्थ केयर क्या होता है, ठीक है, और ये अपने लिए जानना जरूरी क्यों है, राइट। अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपको ये जानना जरूरी क्यों है तो आप इजिली इस चीज को आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इन 28% ऑफ द केसेस आइदर द हस्बैंड ऑफ द फैमिली डीम्ड एंटेन विजिट्स अननेसेसरी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। तो आप ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अपन ये देखते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है। 7 states have very high maternal mortality. India's maternal mortality ratio has improved from 113 to 103. The ratio has worsened in West Bengal, Haryana and Chhattisgarh. तो आप ये देख सकते हैं कि मेटल मोर्टेलिटी रेट कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। आपको आंसर आउट करने में काफी इजी होगा जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे, राइट। सो अपन ये देख लेते हैं कि इट इज वेरी हाई इन दिस स्टेट्स, जहाँ पे रेड रेड आपको शो हो रहा है, हाई है जहाँ पे येलो शो हो रहा है, और लो है जहाँ पे कर्नाटका समथिंग, ठीक है। उसके बाद जाके वेरी लो इन दिस स्टेट्स, ठीक है। तो अपन अब थोड़ा सा मेटल मोर्टेलिटी के स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि ये प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी बार मेटल मोर्टेलिटी से जो भी रिलेटेड स्कीम्स हैं वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, राइट। सो WHO का क्या कहना है मेटरनल हेल्थ से? तो WHO ये कहता है कि मेटरनल हेल्थ वो होती है
जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो और विद इन 14 डेज ऑफ प्रेगनेंसी उसकी डेथ हो जाए, राइट, तो उसको कहेंगे मैटरनल डेथ। ठीक है। और अगर मेटल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है अपने यहाँ पे, तो अगर अपने को ये पता होना चाहिए, तो मेटल मोर्टेलिटी रेशियो ये होता है जो 1 लाख लाइफ बर्थ दिए जाते हैं सेम टाइम पे, उसमें से कितने जिंदा रह पाते हैं, राइट। तो इससे अपना मेटल मोर्टेलिटी रेशियो निकल जाता है, राइट। सो अपन देखते हैं कि अपना इंडिया का एमएमआर कहाँ स्टैंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि अभी 113 से 103 आया है, तो मतलब इम्प्रूवमेंट आया है, मतलब 113 से 103 माने कि कम हो रहे हैं बच्चों की पहले जहाँ ज्यादा डेथ होती थी अब धीरे धीरे कम हो रही है, राइट। सो चलिए ये अपन ने जाना। उसके बाद मैंने आपको स्टेट्स की फाइंडिंग बता दी कि स्टेट्स की फाइंडिंग कैसे कैसे, लेकिन अगर अब यूपीसी पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इससे कौन से रिलेटेड है, राइट। डायरेक्टली आपको बोलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जननी सुरक्षा योजना कैसे इससे रिलेट करती है, ठीक है। पीएम सुरक्षा मातृत्व अभियान, तो ये भी एक मेटरनल हेल्थ केयर से डील करती है, राइट। पोषण अभियान, तो ये भी आपकी डायरेक्ट मेटरनल हेल्थ से डील करती है, राइट। लक्ष्य गाइडलाइंस, ठीक है। तो जितना अपन मेटरनल मोर्टेलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे उतना ही अपन प्रेगनेंसी वुमेन्स को सेव कर पाएंगे और अपने चाइल्ड बर्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि मेटल मोर्टेलिटी रेट डायरेक्ट रिलेट करती है आपकी आईएमआर से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राइट। अगर एमएमआर इम्प्रूव होगा तो आईएमआर भी इम्प्रूव होगा, राइट। क्योंकि एक चीज सिर्फ एक पे इफेक्ट नहीं डालती, उसका इफेक्ट काफी दूसरी चीजों पे कंटिन्यूस होता रहता है, राइट। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब आप इस डायग्राम को कैसे यूज करेंगे, आप इस डायग्राम को अपने मेंस के आंसर में बना के आ सकते हैं, आपको शानदार मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैं भी करके आ चुका हूँ, राइट। सो ऐसे ही आप इनको आंसर करते रहें, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, उसका इम्पैक्ट अपने यहाँ कैसे पड़ता है, अपने को वो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो वॉशिंगटन कंसेंसस की अपन अगर डेफिनेशन देखें तो वॉशिंगटन कंसेंसस रेफर्स टू अ सेट ऑफ ब्रॉडली फ्री मार्केट इकोनॉमिक आइडियाज सपोर्टेड बाय प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। तो ये क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक आइडियाज हैं जो कि प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ईयू एंड द यूएस, ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द एडवाइस ऑफ जॉन विल्सन। तो ये किसके एडवाइस पे लाया गया था ये बताया गया, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ये देखना है कि ये मोस्टली क्या है, ब्रॉड आइडियाज है, लाइक it minimized the state role in the economy and pushed an aggressive free market agenda of deregulation, privatization and the trade liberalization। तो ये क्या बोलता है, फ्री मार्केट होना चाहिए, डीरेगुलेशन होना चाहिए मार्केट का, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वॉशिंगटन कन्वेंसेस अगर आपके फिल्म्स में आ जाए कि क्या होता है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि ये सारी चीजों से डील करता है, राइट। मोस्टली फ्री मार्केट से डील करता है। यूपीसी वाले प्रिंसिपल आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये कोई गवर्नमेंट ट्रीटी है या कोई ये बोलता है कि बाउंडेशन करता है, ठीक है। मोस्टली यूपीसी चाहता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, तो अगर वो स्टेटमेंट गलत दी गई तो आप उसको गलत कर सकते हो, राइट, और अपने आंसर पे आ सकते हो। इट पेव द वे फॉर द डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न स्टाइल कैपिटलिज्म। तो ये क्या करता है, आपने देखा फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको प्रमोट कर रही है, कैपिटलिज्म को, राइट, बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। चलिए अपन थोड़ा सा इसका एम देख लेते हैं कि इसका एम क्या है। To advocate free trade, floating exchange rates, free markets and the microeconomic stability, right? तो ये सारे इसके एम्स है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। To determine policy towards economic development in Latin America, Southeast Asia and other countries। तो इसकी क्या पॉलिसी है कि जो डेवलपमेंट लाना है अपने को कौन से लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशिया में और कुछ अदर कंट्रीज में, राइट। तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए। आप ये सारे जो एम्स इंपॉर्टेंस ना ये आप हर जगह यूज कर सकते हो। फिर अगर आपको मेंस आंसर लिखना है ना, तो आप ये बोलो कि हाँ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स ऐसे वर्क कर रही है, राइट। डेवलपमेंट पॉलिसी ऐसी बनानी है कि जहाँ सब जगह का डेवलपमेंट हो। तो आप ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो अपने आप उठा सकते हैं और आप इजीली उनको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, राइट। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस क्या क्या है। लो गवर्नमेंट बोरोइंग होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो नहीं करे। गवर्नमेंट ज्यादा बोरो क्या करेगी, फिर वो इंटरेस्ट देगी तो क्या होगा, अपने पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम सब्सिडीज टुवर्ड्स ब्रॉड बेस्ड प्रोविजन ऑफ की प्रो ग्रोथ। तो अपन ये देखते हैं कि आज भी अपन सब्सिडी पे काफी पैसा खर्च करते हैं। वो एक लेवल तक जरूरी है, एक टाइम तक जरूरी है, लेकिन उसके बाद लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना भी जरूरी है। अगर अपन सब्सिडीज पे खर्चा करते रहेंगे तो अपन ग्रोथ पे खर्चा
नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अपनी ग्रोथ काफ़ी इफेक्ट होती है। टैक्स रिफॉर्म, अपने को ये देखना चाहिए कि आज भी अपने यहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है लेकिन उसकी सिर्फ 1 या 2% ही टैक्स देती है, राइट। सो इसको अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स, मतलब इंटरेस्ट रेट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मोस्टली लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें। कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स होनी चाहिए, मतलब कि अगर आपको दूसरी कंट्रीज 3% पे दे रही है तो अपने यहाँ पे भी 3 या 4% होना चाहिए, अपने यहाँ 8% नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन, मतलब कि आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मतलब कि ट्रेड लिबरल तरह से फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोटेक्शनिज्म अपना लो या सिर्फ अपने कंट्रीज को बढ़ावा दो, राइट। लिबरलाइजेशन ऑफ इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर अपने यहाँ पे आ रही है तो आप उसको आने दो, रोको मत, ज़्यादा रेगुलेशन मत करो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट इंटरप्राइजेस, तो काफ़ी स्टेट इंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से मोस्टली काफ़ी एफिशिएंसीज आती है। अपन ने ये देखा है कई बार कि अपन जब भी ट्रैवल करते हैं अगर कोई बसेस वगैरह में भी, तो अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस का क्या हाल है। तो डीरेगुलेशन करना चाहिए। अपन ने देखा कि अपन 1991 के बाद क्या किया, पहले अपन लाइसेंस राज बोलते थे, लेकिन अब अपन 1991 के बाद अपन ने डीरेगुलेशन लाया, मतलब कि अपन ने सबको डीरेगुलेट कर दिया, मतलब अपने हिसाब से काम कर सकते हो, राइट। तो लीगल सिक्योरिटी फॉर द प्रॉपर्टी राइट्स, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, जिससे अगर कोई भी अपने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अपने प्रॉपर्टी को सिक्योर पाए, उसके यहाँ कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ज्यादा ना हो, राइट। तो अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है राजस्थान मूव स्पेल्स सम होप फॉर गीक वर्कर्स, ठीक है। सो अपन गीक इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा गीक वर्कर्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है। इसके बारे में डायरेक्टली यूपीसी 2022 में ही मेंस में क्वेश्चन आया GS1 में, राइट। सो अपन थोड़ा सा अगर गिग इकोनॉमी के बारे में जाने तो गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इन विच टेम्परेरी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, टेम्परेरी पोजीशंस होती है ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन के थ्रू आती है। अगर कि मैंने आपको बोला कि मुझे इतने टाइम तक आपका काम चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 1 हफ्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, राइट। लेकिन आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप क्या हो, टेम्परेरी एम्प्लॉय, राइट। सो गिग वर्कर कौन होता है अपन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन वर्क अरेंजमेंट्स एंड अर्न्स फ्रॉम एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो ये आप डायरेक्टली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं अगर गिग वर्कर के ऊपर अगर डेफिनेशन डायरेक्टली आती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए तो अपन अब देख लेते हैं कि इतना ग्रोथ होने का रीजन क्या है। आज अपन देख रहे हैं कि मार्केट में क्या है, काफी माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो कोई परमानेंट जॉब मोस्टली कम देने चाहते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, ठीक है। ये तो मैं आपको चलिए चैलेंजेस बताने लग गया, मैं आपको उसके बाद बेनिफिट से बताऊंगा। लेकिन अपने यहाँ क्या है, स्किल्स की कमी है, तो अपने को एक ही काम के लिए अलग अलग बंदा चाहिए होता है, एक जने में सारी स्किल्स नहीं पाई जाती है कई बार, ठीक है। तो काफी बिजनेस डिस्टर्ब भी हुए उसकी वजह से, कोविड की वजह से, उसका भी एक इम्पैक्ट रहा, राइट। और अपन अगर कोई और इश्यूज देखे तो अपन को ये समझ आता है कि इनके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है मोस्टली, मतलब कि जैसे सोशल इंश्योरेंस और ये सब पेंशन वगैरह, ये सब मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब परमानेंट जॉब से मिलते हैं, लेकिन ये अपने को गिग इकोनॉमी में नहीं मिलते हैं, राइट। फिर अगर अपन इनको देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम नहीं दिया जाता है इनको, मोस्टली जो डेली टू डेली वर्क्स होते हैं वही दिए जाते हैं, राइट। चलिए तो अब मैं आपको अगर इसका थोड़ा सा गिग इकोनॉमी के इफेक्ट्स मैं आपको वैसे डिफाइन करके बताऊं तो आप कंज्यूमर्स पे कैसे कर सकते हैं। कंज्यूमर्स पे जैसे अगर आपको मेंस का आंसर लिखना हो, अगर अपन कोशिश करें मेंस का आंसर लिखने की, तो आपके गिग इकोनॉमी के इफेक्ट्स आप बीच में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप ऐसे एक हब एंड स्पोक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो लेबर्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट आया है, ठीक है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया है, फूड सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, कोई एग्रीकल्चर में कोई इम्पैक्ट है क्या, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे क्या इम्पैक्ट है MSME में, ठीक है। तो आप अलग अलग डायरेक्शन लेके उसको एक्सपेंड कीजिए कि हाँ इन पे ये इम्पैक्ट हो सकता है, इन पे इम्पैक्ट हो सकता है, इन पे इम्पैक्ट ये हो सकता है। तो आप इजिली जब भी कोई भी आंसर करेंगे ना, तो आपके पास काफी डायमेंशंस होंगी उनको आंसर लिखने के लिए। मोस्टली अपन ये देखते हैं कि जब भी अपन आंसर्स लिखते हैं तो अपने पास पॉइंटर्स नहीं रखते कि अपन उसको लिखें कैसे, राइट। तो वो इसकी कमी की वजह से होता है। चलिए तो मैं अगर आपको वे फॉरवर्ड बताऊं तो अपन थोड़ा सा
और क्लैरिटी लेके आ सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि इनके अगर कोई चैलेंजेस हैं तो अपन उसको कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी लगा सकते हैं अपन काफ़ी चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए थोड़ा सा और प्रॉपरली वर्क कर पाए। राइट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इनको थोड़े से अगर बेनिफिट्स दे सकती है तो उसकी कोशिश हो सके। राइट, सो अपन ने देखा आज की कुछ एडिटोरियल्स को। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट, सो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।